हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों अब क्या करेंगे, अब देखो मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में बहुत जरूरी है जानने। एक एक चीज को जान जाएंगे, सीखते जाना है, पढ़ते जाना है, एक एक चीज आपको मैं क्लियर कराते जाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दो बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है बच्चों। वे दो बातें क्या है, चलिए। हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इज ऑलवेज पॉजिटिव मतलब क्या है, मतलब बताता हूं। देखिए आपके पास ये एक कंटेनर है ना। इस कंटेनर को मैंने इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, है ना। गैस है इसके अंदर, कंटेनर है, ठीक है। और इसको मैंने बाहर से हीट दी बच्चों। ये मैंने एक बर्नर बनाया और इसको मैंने हीट दी है, समझ रहे हैं। इसको मैंने हीट दी तो मैं कह रहा हूं कि ये हीट एब्जॉर्ब होगी सिस्टम के अंदर। अगर ऐसा है मतलब हीट जो दी है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम बोलेंगे कि वो हीट आपको पॉजिटिव लेनी है। यानी कि जो डेल्टा क्यू है, ये डेल्टा क्यू क्या होता है, हीट जो ट्रांसफर हुई है इस बर्नर से किसको, सिस्टम को, वो कैसी ली जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। याद रहे कि जो भी वैल्यू होगी लेकिन पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट ले रहा है, सीधी सी बात है, हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, इस सिस्टम की, सराउंडिंग्स की स्टडी नहीं कर रहे। थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम की स्टडी करते हैं, अंदर के गैस की स्टडी करते हैं, अंदर का जो सब्सटेंस है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसकी हीट जो है वो बढ़ गई, अगर आप इसको बाहर से हीट देते हैं तो आपको ये हमेशा पॉजिटिव लेनी है। हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये बच्चे इसमें से हीट रिलीज कर रहा है, कंटेनर में से हीट रिलीज हो रही है ना, सिस्टम में से हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज्ड बाय द गैस, है ना। ठीक है, हीट रिलीज जो हो रही है बाय द गैस बोल दूं या बाय द सिस्टम बोल दूं, है ना, सिस्टम से, वो हमेशा आपको, वो घट रही है ना, तो घट रही है तो आपको कैसी लेनी है, हीट का ट्रांसफर आपको कैसा लेना है, निगेटिव। या हीट जो बाहर जा रही है वो कैसे लेनी है, निगेटिव। समझ गए इतनी बात, बहुत सिंपल सी बात थी। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जब सिस्टम हीट लेगा तो पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी उसकी, और जब सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो उसकी निगेटिव हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी उसकी। चलिए अब अगर ये जो सिस्टम है इसके अंदर जो गैस है बच्चों, है ना, इस गैस का कुछ प्रेशर है और वो उस प्रेशर से इस पे प्रेशर बना रही है ऊपर की तरफ, ऐसे, है ना। अगर इसका ऐसा है सिचुएशन, है ना, अभी बर्नर मैं हटा देता हूं और सिंपल सी बात कर रहा हूं, इसका अपना एक प्रेशर है और उस प्रेशर से इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलती है। तो अगर ये वर्क गैस कर रही है या एक्सटर्नल सोर्स कर रहा है, देखिए इसके पास प्रेशर है तो ये अंदर की गैस इसको ऊपर उठाना चाहती है, तो इसे मैं बोलता हूं वर्क डन बाय द गैस। बच्चों ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। फिजिक्स में आप ये क्या पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में आप इसको कैसे पढ़ेंगे, दोनों एक ही चीज है, लेकिन वहां पे कुछ और चीज तरीके से बताते हैं, यहाँ कुछ और तरीके से बताते हैं, मतलब वही है, कहने के तरीके अलग हैं। तो फिजिक्स में अभी मैं क्या बता रहा हूं कि इसके अंदर ये गैस है और ये गैस ने इस पे पिस्टन पे वर्क किया, तो इसको एक्सपैंड किया बच्चों। किसने किया ये वर्क, बाय द गैस हुआ या ऑन द गैस हुआ, बाय द गैस हुआ ना, गैस ने किया ना, है ना। तो वर्क डन बाय द गैस, है ना, तो वर्क डन बाय द गैस इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद रहेगी बात कि अगर ये वर्क कर रही है गैस, इसको एक्सपैंड करा रही है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन हो रहा है बच्चों, है ना, तो यानी कि वर्क गैस ने कराया है, अंदर के मॉलिक्यूल्स ने कराया है। किस पे किया है, इस पिस्टन को राइज करने में, एक्सपेंशन करने में, तो वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। याद रहेगी बात। ये छोटी छोटी सी बातें, ये छोटी सी बातें आपके थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाली है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेने हैं। चलिए, वर्क डन ऑन द गैस। ऑन द गैस का मतलब क्या है कि आपने गैस का प्रेशर का तो पता नहीं है, लेकिन बाहर से एक प्रेशर बनाया है, ऐसे दबाने की कोशिश की है। तो जब आप इसको दबाते हैं तो याद रखिए घट रहा है ना, ये कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, बताइए। कंप्रेशन हो रहा है जब ऑन द गैस वर्क हुआ है, ऑन द गैस। ये क्या था जब मैं पहले कर रहा था, वो बाय द गैस था, एक्सपेंशन। यहां क्या होगा, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन का मतलब सीधी सी बात है, वॉल्यूम कम हो रहा है ना, कंटेनर का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसको आपको निगेटिव लेना है। समझ गए। हीट जब बढ़ती है पॉजिटिव, जब रिलीज होती है निगेटिव, जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क पॉजिटिव, जब कंप्रेशन होता है तो वर्क निगेटिव। याद रहेगी बात। और जब एक्सपेंशन होता है तो कौन कराएगा, अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स, तो बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस। ठीक है। और जब कंप्रेशन होता है
तो कौन कराएगा वर्क? एक्सटर्नल एजेंट कराएगा, तो उसे बोलते हैं वर्क डन ऑन द गैस। समझ गए? ये चीज आपको बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जान लेनी थी, आप समझ गए होंगे। चलिए मैं अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से उसको समझना है। इस चैप्टर में आपको एक एक बेसिक्स पे वर्क करने की जरूरत है और आई होप आप उस पर करेंगे और आप इस टॉपिक को एक बहुत अच्छे लेवल पे अपने लेके जाएंगे। और इसमें मैं करूंगा आपकी हेल्प, आपको मुझे फॉलो करना है अच्छे से और देखिए आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। चलिए बच्चों, जो अभी तक हमने जाना है उसके बेस पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सुननी है मैं क्या बताना चाहता हूं। आपने पहले पढ़ा है ना, मैं अपने लेक्चर में सीखा है, क्या सीखा है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है बच्चों, एडियाबैटिक वाली, है ना। एडियाबैटिक में क्या होता था, एक कंटेनर था, ठीक है, इस कंटेनर में आपने एक पिस्टन लगाया हुआ था और बच्चों मैं ये बोल रहा हूं कि अभी क्या है, फिलहाल के टाइम पे ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वर्क करा रहे हैं, वर्क डन हो रहा है ऐसे, ऐसा मान लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तेजी से ऐसे एक्सपेंड होगा, है ना, वर्क डन बाय द गैस कराया मैंने इसका वर्क आपको निकाल के दिखाया था बच्चों। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बहुत तेजी से अगर पिस्टन को ये गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऊपर उठाते हैं तो बहुत तेजी से उठाते हैं, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होती थी और उसका वर्क एन फॉर नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस, आर होता है बच्चों गैस कांस्टेंट, गामा भी एक तरह का कांस्टेंट होता है -1, ठीक है, और यहाँ बच्चों T1 - T2, दिस इज द रिजल्ट। आपने ये रिजल्ट बनाया था, मैं आपको चेक क्या कराना चाहता हूँ, मैं आपसे बात क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको ध्यान से सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना है। चलिए जी, क्या सीखना है, सीखना ये है, सुनिए बच्चों, मैंने कहा इसने इस तरह से हुआ कर जो, और ये कंटेनर ऐसे था और ये यहाँ पहुंच गया था पिस्टन, ये पिस्टन जो है ऐसे एक्सपैंड हुआ कर जो ऐसे खिंच गया है, अभी मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। चलिए यहाँ इस टाइम पे जो प्रेशर था, वॉल्यूम था और टेम्परेचर था वो P1 V1 T1 था शुरुआत में, है ना। जब इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये हो गया बच्चों P2 V2 और क्या हो गया आगे, ये आगे हो गया बच्चों T2। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। चलिए अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्क जो आया था, अगर वो वर्क जो है वो 1 से बड़ा था या फिर पॉजिटिव था, ऐसा बोल सकता हूं। अगर ये वर्क पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव कब रहा होगा, मैं आपसे ये बात करता हूं, ध्यान से सुनना है। ये वर्क पॉजिटिव कब रहा होगा, ये एडियाबैटिक वर्क जो है पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव है तो जरूर मैंने क्या किया होगा, एक्सपेंशन किया होगा। अभी बात की ना मैंने उस पर पिछले, इसी से पहले, कि अगर एक्सपेंड होता है तो वर्क पॉजिटिव होता है ना। तो ये एक्सपेंशन का केस लिया है, ये कैसा केस लिया है मैंने, एक्सपेंशन ऑफ द गैस था। अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ बहुत छोटी सी, ये वर्क जो है 1 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कब आया होगा बच्चों, इस फैक्टर को देखो, इसी से तो आंसर बना है। तो जब ये वाली वैल्यू बढ़ी रही होगी, मान लो ये 70 डिग्री था, ये छोटी रही होगी, तभी तो ऐसा हुआ होगा, तभी तो ये वैल्यू प्लस की बनी होगी, समझ रहे हैं। तो इट मींस क्या हुआ, एक्सपेंशन में बच्चों देखो T1 70 था टेम्परेचर और T2 जो है 30 हो गया, तो एक्सपेंशन पे टेम्परेचर कम हो जाता है गैस का, समझ गए। एक्सपेंशन पे कुछ याद करो, मैं पहले ये बोलता था जब आप कंप्रेस करते हो गैस को तो टेम्परेचर बढ़ता है, अब मैं उसका उल्टा बोल रहा हूं, जब आप एक्सपेंड कर रहे हैं, गैस एक्सपेंड हो रही है तो उस टाइम पे टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो जाता है, समझ रहे हैं। यानी कि T1 तो आपके पास जो शुरुआत का टेम्परेचर था वो ज्यादा था और जो बाद में बन के आया वो आपका कम हो गया एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन, समझ गए। एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपेंड होने पे, याद रखना है आगे तक के लिए, जब गैस एक्सपेंड होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये है मेन पॉइंट। चलो अब मैं आपको दूसरी तरीके से बताता हूं। अगर बच्चों में बोलता कि ये वर्क जो आया ये निगेटिव आया या 1 से छोटा आया, ऐसा मान लेता हूं, या नेगेटिव आया ऐसा मान लेते हैं, चलो। तो ये वर्क अगर जो निगेटिव आया, मैं इसको 1 से छोटा नहीं लिखता, मैं ऐसे लिख देता हूं कि अगर ये निगेटिव आया, ये कैसा आया बच्चों, अगर ये निगेटिव आया, ठीक है, इफ ये निगेटिव आया, ये निगेटिव वैल्यू है, ये निगेटिव कब आएगी वैल्यू, अगर T1 तो छोटा रह जाए, मान लो ये तो 30 रह गया और T2 बड़ा हो जाए, तभी तो आएगा ये निगेटिव आंसर, है ना। तो T1 यहां पे छोटा रह गया,
T1 छोटा रह गया और जो फाइनल आया वो बढ़ गया, यानी कि टेम्परेचर जो है बच्चों इंक्रीज हो गया जब वर्क निगेटिव था। वर्क निगेटिव कब था, कब होता है वर्क निगेटिव, सिखाया था ना, जब बाहर से गैस वर्क ना कर रही हो, एक्सटर्नल एजेंट कर रहा हो और उसको कंप्रेस कर रहा हो, सिखाया था ना। चलिए, तो ये कंप्रेशन के लिए केस है, और ये तो बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि भैया आप कंप्रेशन करो तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है कि इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बात करी है ना इस पे, ऐसे सीखना है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करके जाना है, ठीक है, ऐसे होगा है, समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब एक नया कॉन्सेप्ट अपनी थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसका नाम है इंटरनल एनर्जी। चलिए तो उसको देख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो एक बात हमेशा के लिए याद हो गई, कंप्रेशन पे टेम्परेचर बढ़ता है और एक्सपेंशन पे टेम्परेचर घटता है अगर वो प्रोसेस एडियाबैटिक है, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं एक नई टर्म जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नाम लिख देता हूं, क्या नाम है, इंटरनल एनर्जी। ये थर्मोडायनेमिक्स में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी जानना है बच्चों, बहुत अच्छे से जानना है, ठीक है। इसको जान लेते हैं। सिंपल सी बात करूं, इंटरनल एनर्जी क्या है। आपके पास बच्चों एक कंटेनर है, ये रहा एक कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी चीज के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जनरली हम गैस को मान के चल रहे हैं, है ना, ये है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों। तो मैं ये बोल रहा हूं जो इसके अंदर जितने भी तरह की एनर्जी जुड़ी हुई है, भाई इन गैस के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ऐसे चल रहे होंगे, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी इनकी लोकेशन की वजह से। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, लोकेशन चेंज हो रही है, तो ऐसा बोल सकते हैं जब भी, जैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे कि अगर मैं लोकेशन की बात करूं, आप जानते हैं सॉलिड्स में पार्टिकल्स की लोकेशन जो होती है ये बहुत पास होते हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिक्विड में थोड़े फ्री हो जाते हैं कि लोकेशन थोड़ी और दूर हो जाती है, सॉलिड में और फ्री हो जाते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि जब ये अपनी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है कोई मैटर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है ना। तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, सॉलिड में भी होती है लोकेशन की वजह से, फ्लूइड्स में ये और कुछ हो जाती है क्योंकि लोकेशन मॉलिक्यूल्स की अलग अलग हो जाती है, और गैस में तो अलग ही रहती है, कोई कहीं जा रहा है मॉलिक्यूल, कोई कहीं जा रहा है, तो उसके अंदर एक एनर्जी हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बात कर रहा था इंटरनल एनर्जी पे। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, तो जो मॉलिक्यूल्स के पास, इन मॉलिक्यूल्स के पास, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है या किसी भी फॉर्म की एनर्जी है जो इस मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ी हुई है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी तो होती है, रोटेशनल एनर्जी भी तो होती है, घूमने वाली, क्या पता मॉलिक्यूल्स घूम रहे हो, है ना। तो जितनी भी तरह की एनर्जी के साथ लिंक हैं वो सब क्या है, वो सब क्या बनाती हैं, इंटरनल एनर्जी। समझ गए। तो इंटरनल एनर्जी क्या है मैं आपको बता देता हूं, सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, ऑफ अ सिस्टम। मेरी बात समझ में आई, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। जनरली हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, जनरली तो यही होती है, तो हम ये मान के चलते हैं। अब बात ये आती है बच्चों, क्या हम पोटेंशियल एनर्जी को बता सकते हैं कि कितनी है। तो आप बोलेंगे हाँ बता तो सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारी तरह की एनर्जी निकालनी पड़ेगी जो भी इसके साथ जुड़ी हुई है। मोटे मोटे तौर पे तो मैंने बोला पोटेंशियल और काइनेटिक, लेकिन और भी तो हैं। तो आप पोटेंशियल एनर्जी को तो आप इंटरनल एनर्जी को, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे क्लियर करता हूं, मैं बच्चों ये बोल रहा हूं कि बच्चों यहां पे आप इसकी इंटरनल एनर्जी अगर आपसे कहें कि फाइंड आउट करें, तो मैं बोलूंगा कि इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करने का तरीका है क्या, हाँ है। क्या है कि सारी एनर्जीज ऐड कर दें, लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क हो गया। पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, 100 तरह की एनर्जी है इसके साथ, किसे किसे देखें। तो हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को वैसे ये मान लेते हैं कि ये ही हमारी इंटरनल एनर्जी बनाएंगी, लेकिन इसमें और भी तरह की एनर्जी इसके साथ लिंक है। तो मैं बोलूंगा कि जो इंटरनल एनर्जी है, मैं क्या बोल रहा हूं, जो इंटरनल एनर्जी है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, मैं इसको कैलकुलेटेड नहीं कर सकता, कैन नॉट बी
कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है, रोटेशनल भी है, वाइब्रेशनल भी है, और भी फॉर्म्स है एनर्जी की। तो इनको सभी को निकालना बहुत मुश्किल टास्क है। तो इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं कि पोटेंशियल जो हमारी इंटरनल एनर्जी है इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, ये चीज सीखनी पड़ेगी। तो मैं आपसे बात क्लियर कर देता हूं। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप बोलेंगे कि ये बात आपने कैसे बोल दी, मैं आपको क्लियर करता हूं। हर एक बात का जवाब है, सीखना है, बस अच्छे से सीखना है, ठीक है। चलिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चलिए ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बोलोगे जी कैसे, मैंने कहा हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी में एक फैक्टर पोटेंशियल एनर्जी का भी है और एक फैक्टर काइनेटिक एनर्जी का भी है। इनका कंट्रीब्यूशन है ना। तो चलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि हम ये कैसे पता लगाएं कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। तो मैं आपसे दो बातें कर लेता हूं। पहले तो ये देखिए, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी, उससे पहले जान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तो क्या होता है। चलिए, अगर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, आपको ये सब बातें अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी करनी है, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे पता लगता है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, है ना। चलिए, तो मैं ये बोल रहा हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का कैसे पता लगता है कि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, कैसे पता लगता है। बेटा, जब आप इनको मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो समझ जाइए यहां का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, आप किसी चीज को गर्म कब बोलते हैं बच्चों, जब आप उसमें हाथ ऐसे डालते हैं और आप देखते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से हीट कर रहे हैं, है ना, तो मैं बोलता हूं ये तो चीज गर्म है। हीट कर रहे हैं मतलब तेजी से काइनेटिक एनर्जी लेके ऐसे हमारे हाथ को हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ता है कब, जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। समझ रहे हैं कैसे, आपको मैंने बताया कि कोई चीज गर्म कब लगती है, जब उसके गैस के मॉलिक्यूल्स हाई काइनेटिक एनर्जी में ऐसे ऐसे हिट कर रहे हो हमें, जब हम इसमें हाथ डालेंगे। समझ रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है आपने इसको टेम्परेचर दिया है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्या अप्लाई करती है, क्या इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट करती है, चेंज इन टेम्परेचर। और हमें पता है अगर जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वो एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का हिस्सा ही तो काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर इसका टेम्परेचर बदलता है तो एक्चुअल में बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, और एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी हिस्सा है किसका, इंटरनल एनर्जी का। तो एक्चुअल में हम बोल सकते हैं अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है इंटरनल एनर्जी में, तो एक्चुअल में वो किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर मुझे कभी ये चेक करना हो कि भैया आपके पास एक कंटेनर है और उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया कि नहीं आया, तो आप कैसे बताएंगे, मैं बोलूंगा अगर इसका टेम्परेचर बढ़ गया ना तो समझ जाओ इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई है। क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज क्यों हो गई है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। टेम्परेचर से सीधा सा मतलब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से है, समझ रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी किसका हिस्सा है, इंटरनल एनर्जी का। सिंपल, समझ गए। तो मैंने बोला तो आप चेंज पता लगा पा रहे हो क्या, हाँ, टेम्परेचर बढ़ने से मैंने बताया कि भाई इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर गड़बड़ कर रहा है, समझ गए। चलिए, ऐसे समझना है। अच्छा, अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। चलिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्या, चलिए पोटेंशियल एनर्जी से सीधा सा मतलब पार्टिकल्स गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या सॉलिड्स के हैं या फ्लूइड के हैं, उनकी लोकेशन क्या है। जैसे सॉलिड में बहुत पास पास है, लिक्विड में थोड़े दूर है ना, और गैसेस में बहुत फ्री है ना, तो इनकी पोजीशन एक दूसरे से क्या है, ये डिसाइड होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कहां से डिसाइड होती है, पोजीशन से, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन है उससे। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं, देखिए अगर मैं कहूं कि किसी चीज में चेंज आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो एक्चुअल में बच्चों उसकी किस में चेंज आया है, उसके चेंज आया है स्टेट में। क्या बोला मैंने, उसकी स्टेट में चेंज आया है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी लोकेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है,
है ना। तो जब वो कोई स्टेट बदलेगा, अपनी स्टेट बदलेगा, सॉलिड ने अपनी स्टेट बदली, लिक्विड में चेंज हुआ, तो उसके मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन अलग हो गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल गई। बच्चों समझ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे बदलती है? तो पोटेंशियल एनर्जी बदलने का मतलब समझ जाइए कि उसकी जरूर स्टेट चेंज हुई है, उसने अपनी फॉर्म ही बदल दी है, अपना स्ट्रक्चर ही बदल दिया है मॉलिक्यूल्स का। और जब स्ट्रक्चर बदल जाता है तो भैया स्टेट बदल जाती है, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो अगर स्टेट बदलती है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी किसका हिस्सा है? इंटरनल एनर्जी का। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो एक्चुअल में किस में चेंज आ रहा है? चेंज आ रहा है एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। समझ रहे हैं? और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और ये बच्चों कितना है? कितना है ये बराबर है चेंज इन स्टेट के। तो कैसे पता लगाएं कि इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है? दो तरीके हैं। क्या? अगर सिस्टम का टेम्परेचर राइज हो गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और अगर उसकी स्टेट चेंज हो गई सिस्टम की, ये जो है पहले सॉलिड के मॉलिक्यूल्स थे अब लिक्विड हो गए इसके अंदर के, या लिक्विड से गैसियस हो गए, तो समझ जाइए यहां पे स्टेट में चेंज आया है, तो एक्चुअल में इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है, क्योंकि स्टेट बदलने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बदलना है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पार्ट है इंटरनल एनर्जी का। समझ गए? ऐसे हमें ये बात याद रखनी है, सीधी सी बात, नो बकवास। क्या? कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू, कैसे पता लगता है? विद द राइज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू विद द चेंज इन स्टेट, स्टेट बदल जाए या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो उससे पता लग जाएगा कि इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है ना। तो इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिफाइंड बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिफाइंड। समझ गए? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमने इसको अच्छे से जान लिया बच्चों, ये हमने सीखा है, हमें इसको सीखना जरूरी था। और मैं आपसे बात कर लेता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना है। अब मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी बात और, ये इंटरनल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट है। अरे ये क्या बोला? ये ऐसे नहीं बोलना है, क्या बोलना है? इंटरनल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। आप कहेंगे जी मतलब नहीं समझ में आया, बस लाइन लाइन समझ में आई, मैं आपको इसका मतलब बताता हूं, जल्दी से सुनिए। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट है। मैं इस बात को लिख देता हूं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इनको नोट डाउन करने की जरूरत है। इंटरनल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। आप बोलेंगे जी इसका मतलब जानना जरूरी है, ठीक है, कैसे है अभी पता लग जाएगा। चलिए यहां पे कैसे करना है। इंटरनल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट मतलब मैं आपको क्लियर करता हूं। ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर हो गया बच्चों, और ये इसको ठीक कर देते हैं, है ना, अच्छे से बना देते हैं। ये लो जी, ऐसे हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट है। कैसे? देखिए बेटा, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, इसके अंदर कोई हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं ऐसे करके, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भैया आपके पास इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसकी स्टेट को चेंज कर दिया, ठीक है ना, मैं यहां पे इसको करेक्ट कर देता हूं। मैं आपको मैं चलिए बच्चों, अब मैं आपको सिखाता हूं एक नया कॉन्सेप्ट। क्या है? कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट मतलब कैसे? देखिए मैं आपसे बोलता हूं चेंज कब आता है? अगर उसके स्टेट में चेंज आ जाए, या फिर स्टेट मतलब क्या कि वो सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से सॉलिड बन जाए, या तो ऐसा हो जाए, या गैस बन जाए, है ना, या फिर क्या हो जाए, या फिर ये हो जाए कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए उस सिस्टम का, तो मैं बोलूंगा इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखने हैं, है ना। अब बात ये आती है कि आप उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ाते हैं, है ना। टेम्परेचर कैसे बढ़ा सकते हैं आप? या तो उसको हीट दे देंगे, सिस्टम को हीट दे देंगे, या फिर अभी सिखाया था, क्या सिखाया था अभी, ध्यान से सुनना है, या तो आप हीट दे देंगे, या क्या सिखाया था अभी, हमने सीखा था कि या उसको आप उसमें पिस्टन लगा के उसको कंप्रेस कर देंगे, है ना। तो आपने क्या मेथड लिया है इसका टेम्परेचर चेंज करने में?
इस बात पे ये डिपेंड नहीं करती। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब है क्या, रास्ता लिया है, मुझे इसका टेम्परेचर चेंज करना है तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। क्या ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने किस तरीके से इसका टेम्परेचर चेंज किया? नहीं ना, आप उसको हीट देके भी कर सकते थे या फिर आप उस पर वर्क करा के भी कर सकते थे। उसे इससे मतलब नहीं है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, उसे तो मतलब है कि भाई मेरा टेम्परेचर इतना राइज कर दो, ठीक है। तो वो राइज इन टेम्परेचर आप कैसे करते हो उस पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है कि ये चेंज जो है इंटरनल एनर्जी का, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या चीज सीख ली कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कि आप उसमें चेंज कैसे ला रहे हैं, किस तरीके से ला रहे हैं, डजंट मैटर, बस उसमें चेंज आ रहा है। तो वो इंडिपेंडेंट है कि आपने चेंज कैसे लाए हैं, हीट देके लाए हैं या कंप्रेस करके लाए हैं, कैसे लाए हैं।